So hello everyone, welcome to the class once again. So आज की क्लास में हम लोग सेट के एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट? सो यस, कम ऑन, विल स्टार्ट विद द क्लास. लिंक को शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट द दूसरे बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सके. So the first question for today's class is, during photosynthesis, electron released from water are transferred to chlorophyll P60 via chloride, chlorophyll P60 via manganese, sorry 680 लिखा है, chlorophyll P700 via calcium, chlorophyll P700 via chloride, right? तो फोटोसिंथेसिस के समय में इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द वाटर, यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है, तो सबसे पहले कौन से फोटो सिस्टम पे होता है स्टूडेंट्स? इट इज P680, yes or no? If you can see here, है ना? तो फोटो सिस्टम 2 में ट्रांसफर होता है, तो किसके थ्रू होता है? तो इफ यू रिमेम्बर, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये आपका फोटो सिस्टम 2 बताया हुआ है यहाँ पर, है ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका. आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर होने के बाद में, राइट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कहाँ पर स्टूडेंट्स? ये एक कॉम्प्लेक्स होता है, राइट, जहां पर मेन आयन का काम करता है मैंगनीज. इसके साथ में क्लोराइड भी रहेगा डेफिनेटली, बट मैंगनीज इट इज प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल. मैंगनीज टोटल 4 इलेक्ट्रॉन एक एक करके, 1 by 1, राइट, 1 at a टाइम, कहाँ भेजता है वो? TYRS टायरोसिन सेट पे भेजेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स को P680 को देता है, राइट. तो देखो यहाँ पर मैंने वही चीज आपको लिख कर भी दी है. इफ यू गो विद दैट, जो आपका OEC कॉम्प्लेक्स है ना, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है स्टूडेंट्स, इसके पास में 4 मैंगनीज एटम, 1 कैल्शियम और क्लोरीन एटम होता है, ठीक है. ये जो मैंगनीज होता है यहाँ पर, यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसको? TYRZ, ट्राइटायरोसिन Z को, ठीक है. कैल्शियम और क्लोरीन का काम होता है यहाँ पर OEC को कंबाइन करना, किसके साथ में? ऑक्सीजन एटम के साथ, ठीक है. लेकिन ट्रांसफर का काम कौन करता है इनमें से? मैंगनीज करता है. आई थिंक दिस इज क्लियर. अब जब ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है स्टूडेंट, जो आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, आपका O2 रिलीज होगा, ये डिफ्यूज हो जाएगा. प्रोटॉन्स जो बन रहेंगे, इजंट इट, प्रोटॉन्स फॉर्म होते हैं जो कि ग्रेडियंट बनाने में हेल्प कर देते हैं, इजंट इट. इलेक्ट्रॉन्स जो बन रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? वो OEC के थ्रू मूव होते हैं, लेकिन वो भी ध्यान में रखना है, 1 by 1 मूव होते हैं, चारों के चारों एक साथ में नहीं होंगे. पहले एक इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा, सेकेंड टाइम में दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरह से, ठीक है. तो OEC, इसीलिए जब हम चार्ज की बात करें ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में, हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज ही रहता है. ऐसा क्यों? यस, इन डार्क ऑल्सो ये पॉजिटिव चार्ज ही रहता है. क्यों? क्योंकि अगेन, जैसे कि हमने कहा कि वो एक एक करके इलेक्ट्रॉन को भेजेगा. यस, सो देयर विल बी 3 फोटोकेमिकल इवेंट्स होते हैं यहाँ पर, जिसके कारण उसके पास में 4 पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, राइट. अब ये S0 से S4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, एक एक करके वो रिमूव करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है. आखिरी में अगेन S4 है ना, जिसके 1 2 3 4 इस तरह से वी कैन गो विद दैट, तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है. आई थिंक दिस इज क्लियर. ऐसा क्यों है? यदि इलेक्ट्रॉन चारों के चारों एक साथ दे दिए तो क्या होगा? यदि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन एक साथ यहां से रिमूव्ड हो गए, देन देयर कुड बी, ये चांसेस हो सकते हैं कि वहां पर फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाए. तो उसको भी अवॉइड करने के लिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन 1 by 1, एक एक करके आगे जाते हैं, ठीक है. तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है रिलेटेड टू योर OEC. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? क्लोरोफिल P680 वाया मैंगनीज, ठीक है. सो B इज द करेक्ट आंसर.
ये जो मैंने आपको फिगर दिया ये भी बहुत अच्छे से सब चीज यहाँ पे दी है, देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स कैरियर भी दिए, PO5 है ना, देन QA QB, और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर CP43 और CP47 अगेन, राइट। ये दोनों भी जो आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पर, इसका कोर पार्ट बनता है, इनर पार्ट बनता है, जिसको जो आसपास में किसको सराउंड करके रख रहे हैं, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर आपका है उसको, राइट। सो D2 प्रोटीन, यू कैन सी D2 प्रोटीन भी किसके साथ में रहता है, इट इज नियर योर QA एंड D1 इज नियर द QB, ये चीज ध्यान में रखो। यहाँ से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। गॉट इट। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द पेयर है, vacuoles, peroxisomes, Golgi, plastid. Again, I think this is simple one. यदि मैं यहाँ पर प्लास्टिड की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो यस, डिटॉक्सिफिकेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फिर स्टोरेज। चलो स्टोरेज आउट से ही हमको समझ में आ रहा है कि वैक्यूल्स का 4 होना चाहिए। यस, दे आर कंसिडर्ड एज अ स्टोरेज हाउस देयर। तो ए का 4 देखो, चारों में ए का 4 दिया है क्योंकि इट इज अगेन वेरी सिंपल। पेरोक्सिसोम्स की बात करें तो पेरोक्सिसोम में जनरली क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है स्टूडेंट्स, हार्मफुल मॉलिक्यूल्स को, इजंट इट, देयर आर सम एंजाइम्स जो डिटॉक्सिफाई करते हैं। फिर जैसे H2O2 बनता है तो H2O2 को भी कैटलिस्ट ब्रेक डाउन कर लेता है, इजंट इट। दिस इज इन योर पेरोक्सिसोम, तो बी का 1 होना चाहिए। बी का 1 यदि आप देखोगे तो आपका आंसर आ जाता है, दैट ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, राइट। Golgi body स्टूडेंट्स, ग्लाइकोसाइलेशन, कैन यू गो विद दैट, right? Or plastids, definitely it is related to the electron transport, है ना, photosynthesis में हम देखते हैं। So your correct answer is option number 1 for this question. Next one, in cell division, separation of poles in anaphase is achieved by, पोल सेपरेशन जो होता है एनाफेज में वो कैसे होता है, लेंथनिंग ऑफ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स एट प्लस एंड, shortening of polar microtubules at plus end, kinesin mediating sliding of polar microtubules, या फिर lengthening of kinetochore microtubules at minus end। क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर द करेक्ट आंसर डेफिनेटली जो आएगा दैट इज काइनेसिन मीडिएटेड, है ना, पॉजिटिव चार्ज मीडिएटेड जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसका जो स्लाइडिंग होती है इस तरह से, एक तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ लेकर जा रहा है, यहाँ लेकर जा रहा है, इजंट इट, काइनेसिन जो है इस तरह से जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्लाइडिंग होता है, दैट इज अगेन वन रीजन जहां पर हम बोल सकते हैं कि पोल सेपरेशन देखा जाता है, ठीक है। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हम बोल सकते हैं। तो जो पॉजिटिव डायरेक्टेड मोटर प्रोटीन होती है लाइक काइनेसिन, है ना, ये क्रॉस लिंक करेंगे स्टूडेंट्स एंटी पैरेलल पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स को, राइट। एक ये पोल से आएगा, एक ये पोल से आएगा, राइट, एंड देन दोनों पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे। गॉट इट। तो ये ओवरलैप करेगा द पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स को, राइट, एंड इन दैट वे वी कैन से स्पिंडल को पुश करेगा, यस, एंड द सेपरेशन ऑफ पोल्स कैन बी अचीव। देखो उसके लिए आपको यहाँ पर ये इससे भी समझ में आता है, मैंने 2 फिगर आपके लिए रखे हैं। आई थिंक दिस इज सिंपल हाउ समझ में आ रहा है, पहला वाला या और दूसरा वाला यहाँ पर इजीली आपको दिखा रहा है। यहाँ पर इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हियर है, isn't it? यहाँ पर देखो ये आपका प्लस एंड, ये आपका प्लस एंड, ये इस तरह लेकर जा रहा है, ये यहाँ लेकर जा रहा है, एंड इनके बीच में ये क्या होती है, इट इज प्लस, दैट मीन्स इट इज योर काइनेसिन, यहाँ पे उसको और अच्छे से आपको दिख रहा है, isn't it? So it will move like this, राइट। ये आपको ये इस तरह ये यहाँ लेकर जा रहा है, ये यहाँ लेकर जा रहा है, इस तरह से जब ये और ये दीज ऑल आर बोथ आर ओवरलैपिंग ना, तो हम कहेंगे एंटी पैरेलल देयर, दीज आर द पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके कारण क्या होगा, द स्पिंडल्स मूविंग अपार्ट देयर, और इस तरह से सेपरेशन हो जाता है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, isn't it? तो आपका करेक्ट आंसर आएगा काइनेसिन मीडिएटेड स्लाइडिंग ऑफ पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, just a minute. Yes. If a sample of DNA is found to have base composition of adenine 40, thymine 22,
guanine 19 and cytosine 19. What conclusion can be drawn? Mole ratios दिए students चारों के. DNA is circular duplex, DNA is linear duplex, DNA is single stranded या फिर DNA is highly repetitive सीक्वेंस. स्टूडेंट्स चारगाफ रूल के हिसाब से हमको पता है यदि डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है तो वहां पर हमको पता है एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है. मोल रेशियो के हिसाब से हम देखेंगे दिस इज गोइंग टू बी बोथ आर इक्वल देयर, इजंट इट? तो एडेनिन जितना है उतना गुआनिन होना, थाइमिन होना चाहिए. गुआनिन जितना है उतना साइटोसिन होना चाहिए. तो गुआनिन और साइटोसिन का तो सेम मोल रेशियो दिया है, लेकिन एडेनिन 40 और थाइमिन 22 है. तो कोई भी एंगल से ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं हो सकता है, isn't it? तो ए ऑप्शन में पहले में दिया है डीएनए इज अ सर्कुलर ड्यूप्लेक्स, डीएनए इज अ लीनियर ड्यूप्लेक्स. ये दोनों केस हम कहाँ देखते हैं? इट इज रेफरिंग द डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओनली, isn't it? डीएनए एज अ हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस की हम बात करें तो रिपीटेटिव सीक्वेंस जनरली हमको ऐसा कोड बताता है, ऐसा पैटर्न बताता है वी कैन से, जो अगेन इफ यू सी डबल स्टैंडर्ड डीएनए बेस पेयर रूल्स के ही रिलेटेड, इट इज मोर गोइंग टूवर्ड्स दैट, इजंट इट? तो बच रहा है क्या है? बच रहा है आपके पास एक ही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, द डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, इजंट इट? क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डू नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड. सिंगल स्टैंड रहता है, उसके पास में कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड नहीं रहता है बाइंड करने के लिए. तो वहां पर ये कोई कंडीशन नहीं लागू होगी कि भाई थाइमिन जितना है उतना ही एडेनिन होना या गुआनिन जितना है उतना ही साइटोसिन होना. इट इज नॉट there, isn't it? So that's why your correct answer is option number 3. Now moving for the next question. Which of the following statement is false? इसमें से कौन सा statement गलत है, false है? tRNA binds to amino acid. tRNA has many modified bases. tRNA is present only in eukaryotic cells and tRNA contains anticodons. Definitely students, option 3 is false. We cannot say that tRNA is present only in eukaryotic cells. All living organisms you can say it is there, isn't it? So option 3 is false statement there. The next question. Yes. Transcriptional termination of mRNA in eukaryotes occurs at polyadenylation site by the action of termination factor, by formation of strong hairpin structure in vicinity of polyadenylation sites, at pause sites following the polyadenylation sites, or by termination factor bound to termination site in vicinity of polyadenylation site. क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? करेक्ट आंसर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन बोला है ऑफ mRNA in eukaryotes. इफ आई गो बहुत ही हम बहुत डिटेल में डेफिनेटली यहाँ पर नहीं जाएंगे. जनरली क्या होता है, ये प्रोसेस जो है ये कपल्ड होता है विद द 3' एंड क्लीवेज, इजंट इट? ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ता है स्टूडेंट्स थ्रू पॉलीएडेनिलेशन साइट, लाइक जैसे कि हम लोग, आई थिंक मैंने फिगर लिया था, नहीं चलो आई थिंक इट इज मिस्ड. लाइक यू कैन सी AUA है ना, जहां पर प्री mRNA जो रहता है वो क्लीव्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स बाय सम स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्सेस, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस से. फिर RNA पॉलीमरेज 2 पॉज करेगा एट सम स्पेसिफिक पॉज साइट, राइट, जो कि डाउनस्ट्रीम जो रहेगा पॉलीडेनिलेशन क्लीवेज साइट के, वहां पर इट इज प्रेजेंट है. बाद में स्टूडेंट्स जो एक्सोन्यूक्लियस होता है, यस, इट विल लोड द बचा हुआ रिमेनिंग कट आरएनए जो रहेगा उसको वहां पर लोड करेगा टॉर्पीडो फैशन में. इस तरह से इट विल रोटेट लाइक दैट, राइट, डिग्रेड इट इन दिस, डिग्रेड करेगा उसको टॉर्पीडो फैशन में और बाद में डिसलॉज करेगा पॉलीमरेज को फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट. इन शॉर्ट इस तरह से वो प्रोसेस होता है. तो यहाँ पर हमको 4 में से कौन सा करेक्ट होगा? क्या हम बोलेंगे एट पॉलीएडेनेशन साइट बाय द एक्शन ऑफ टर्मिनेटर फैक्टर? नहीं,
बाय फॉर्मेशन ऑफ नो स्ट्रॉन्ग हेयर पिन लूप बोल रहा है, at pause site following the adenylation site, या फिर by termination factor bound to termination site in vicinity. This can, fourth option can also be right, students, but more proper we can go with that at pause sites following the polyadenylation site, right? So option 3 will be the right one. Next one. Which among the following molecular roles does the signal peptide play in directing proteins for secretion or to a specific subcellular localization? अगेन ये सिंपल है, इन्हें जो सिग्नल पेप्टाइड लगा होता है राइट प्रोटीन्स में, अगेन तो ये एग्जैक्टली क्या काम करता है? डायरेक्टिंग द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, assisting in proper folding, guiding the transport of protein to endoplasmic reticulum, या फिर inhibiting transcription. सिंपल वे में मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि सिग्नल पेप्टाइड एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एड्रेस जब हम कुरियर करते हैं तो जो एड्रेस लगाते हैं बस उसी का काम करता है, एम आई राइट? तो एक तरह का वो एड्रेस टैग लगाता है ऑन द न्यू प्रोटीन, जो की प्रोटीन, और उसको रास्ता दिखाता है कि वो अपनी सही जगह पर जाकर पहुंच जाए, राइट? सो वी कैन से गाइडिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बिल्कुल सही आंसर इसका होगा, राइट? द नेक्स्ट वन. Which of the following is an example of non-covalent interaction? Again देखो इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं. डाइसल्फाइड ब्रिज, पेप्टाइड बॉन्ड, सॉल्ट ब्रिजेस और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसने हमको नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन बोला है. तो सॉल्ट ब्रिजेस आर नॉट कोवेलेंट इंटरैक्शन. कोवेलेंट इंटरैक्शन है क्या सॉल्ट ब्रिज? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ना, ऑपोजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड साइड चेन में. Disulfide bridge, again a type of a strong covalent bond, right? जो आपका थायोल ग्रुप जो रहेगा, यस, उसका ऑक्सीडेशन होगा बिटवीन द सिस्टीन रेसिड्यूज. पेप्टाइड बॉन्ड डेफिनेटली कोवेलेंट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो कि बनेगा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एक अमाइनो एसिड और अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर, उसके बीच में रहेगा. प्रोटीन बैकबोन के में रोल प्ले करता है अपना. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अगेन स्ट्रक्चरल बैकबोन बनाता है न्यूक्लिक एसिड का. इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ कोवेलेंट इंटरैक्शन ओनली. तो नॉन कोवेलेंट आ जाएगा सॉल्ट ब्रिज, राइट? नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन. The biochemical change that occurs in cells infected with cytocidal virus is shutdown of host cells protein synthesis, destruction of cilia and respiratory epithelium, interfering with secretion of immunoglobulin, या फिर interfering with secretion of hormones. यानी जब वायरस अटैक करेगा तो सेल में क्या बायोकेमिकल चेंज सबसे पहले देखने को मिलता है? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? डेफिनेटली द करेक्ट आंसर विल दैट इट शट डाउन द होस्ट सेल प्रोटीन सिंथेसिस, इजंट इट? वायरस खुद एक स्पेसिफिक प्रोटीन को एनकोड करेगा जो कि डिस्टर्ब कर देगा या फिर ब्लॉक कर देगा होस्ट का एमआरएनए ट्रांसलेशन, राइट? इस तरह से होस्ट का आरएनए डिग्रेड हो जाएगा, उसका नॉर्मल फंक्शनिंग रुक जाएगा. अब उसी को वो क्या यूज करेगा? उसी को वो अब अपने लिए यूज करेगा, राइट? वायरल प्रोटीन सिंथेसाइज होगी बाय वो अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा बाय यूजिंग द सेल्स ओन मशीनरी, है ना? उसी के रिसोर्स यूज करके वो अपने लिए प्रोटीन बनाएगा. तो सबसे पहले वो क्या करता है? होस्ट सेल की प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने का काम करता है ताकि उसकी मशीनरी, उसका सारा डेवलपमेंट ग्रोथ वो रुक जाए और उन सबको वो अपने लिए यूज करे, राइट? सेकेंड में बोला है जो डिस्ट्रक्शन ऑफ सीलिया एंड रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इट विल शो द स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल टिश्यू लेवल डैमेज, राइट? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो कि वायरस यदि ये करता भी है तो एक तरह का बायोकेमिकल चेंज नहीं माना जाएगा. डिस्ट्रक्शन ऑफ सीलिया जो है, अगेन इंटरफियरिंग विद secretion of immunoglobulin और interfering with secretion of hormones, अगेन ये तरह के स्पेशलाइज्ड चेंजेस है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, नॉट अ बायोकेमिकल चेंज. तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1.
Next question is within the receptor RTK, which specific domain mediates phosphorylation events following the ligand-induced dimerization? Again, it is very easy. Extracellular ligand recognition domain, cytoplasmic tyrosine kinase domain, transmembrane helix या फिर SH2 adapter binding domain. आरटीके की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो टायरोसिन काइनेस यहीं पर हमको दिख रहा है. कौन से एंड में रहेगा? साइटोप्लाज्मिक. तो साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेस डोमेन का फॉस्फोराइलेशन होगा अगेन जैसे ही आपका लिगांड अपना बाइंड करेगा स्टूडेंट्स, राइट, और रिसेप्टर पे और उसका डायमराइजेशन होगा. ये सुन, पहला ऑप्शन जो दिया है एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिगांड रिकॉग्निशन डोमेन, एक्चुअली बाइंड करेगा सिग्नल मॉलिक्यूल और ट्रिगर करेगा स्ट्रक्चरल चेंजेस. Isn't it? The extracellular ligand recognition domain, again we cannot say that वो phosphorylation events करेगा. ये यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये सिग्नल मॉलिक्यूल जब बाइंड करेगा तो चेंजेस जो होने हैं उसको ट्रिगर करने का काम करेगा वंस द लिगांड आपका बाइंड हो गया. ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स, अगेन वो तो क्या करता, प्रोटीन की सेल मेम्ब्रेन को पकड़ के रखता है, राइट, और सिग्नल को आगे भेजने का काम करता है, राइट. SH2 अडेप्टर बाइंडिंग डोमेन, अगेन ये तो जो टायरोसिन फॉस्फोराइलेट करेगा उसको रिकॉग्नाइज करके बाइंड करके सिग्नलिंग को आगे बढ़ाने का काम करता है. यस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा बी, दैट इज साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेस डोमेन, राइट. ये एक तरह से हम बोलेंगे कि एक्टिव एंजाइम की तरह काम करेगा, राइट, जो कि फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा टायरोसिन रेसिड्यूज में. इट विल कॉज द ऑटोफॉस्फोराइलेशन या फिर क्रॉस फॉस्फोराइलेशन जो हम बोलेंगे, इट विल बी कॉज देयर, isn't it? Now moving for the next question. Termination of GPCR signaling via G alpha subunits involves which intrinsic molecular mechanism? जी अल्फा सब यूनिट से जो टर्मिनेशन होता है स्टूडेंट जीपीसीआर का यदि हमको कराना है तो ये कैसे होगा? रिसेप्टर एंडोसाइटोसिस, जीटीपी हाइड्रोलिसिस टू जीडीपी बाय इंट्रिंसिक जीटीपेज एक्टिविटी, लिगैंड डिसोसिएशन या फिर एक्टिवेशन ऑफ रास मैप के पाथवे. क्या आंसर आना चाहिए? जीपीसीआर सिग्नलिंग की बात करें और जी अल्फा सब यूनिट को हमको क्या करना है? यहाँ पर टर्मिनेशन होनी चाहिए सिग्नलिंग. तो इफ यू रिमेम्बर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो चीज हमको पता है. देखिए एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं. जी प्रोटीन का जीपीसीआर सिग्नलिंग का जो बेसिक है यही है. यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आपका लिगांड आके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल पे, यानी आपका सिग्नल मॉलिक्यूल आपका रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा, ये एक्टिव रिसेप्टर है, राइट, जीपीसीआर अगेन. तो ये क्या करेगा? अल्फा सब यूनिट पे बाइंड करेगा जी प्रोटीन, ठीक है. अब बाइंड करने से वहां पर स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन चेंजेस हो गए जी अल्फा में, और जो जीडीपी उसके साथ में बाइंड रहता है जीडीपी हट जाएगा. जीडीपी हट जाएगा, जीटीपी आके बाइंड करेगा. तो ये जो जी अल्फा बीटा गामा ये तीनों उसमें जी प्रोटीन में रहते हैं, तो अल्फा सब यूनिट अलग हो जाएगा, बीटा गामा एक साथ अलग हो जाएगा, ठीक है. तो अब ये जब जीटीपी बाइंड रहेगा, यानी आपका जी अल्फा सब यूनिट क्या हो गया? एक्टिव हो गया. यस और नो? Isn't it? Now जो हार्मोन बाइंड किया था, now it will dissociate, वो अलग हट जाएगा रिसेप्टर से. और जी अल्फा कहाँ आगे जाके बाइंड करेगा? आगे जाके अपना इफेक्टर मॉलिक्यूल रहेगा उस पर बाइंड करेगा और आगे का सिग्नलिंग को एक्टिवेट करेगा. इस तरह से हमारा जीपीसीआर स्टार्ट होता है. अब यदि मेरे को उसको स्टॉप करना है, यस, ये सिग्नलिंग को स्टॉप करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जीटीपी को हटा के वहां पर जीडीपी लगाना पड़ेगा. तब हमारा जी अल्फा क्या होता है? इनएक्टिव हो जाएगा. तो ये कैसे होगा? ये होता है बाय द हाइड्रोलिसिस. जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा टू जीडीपी, जिसके कारण हम कहेंगे कि व्हाट विल हैपन, जीटीपी डिसोसिएट हो जाएगा, वापस से जीडीपी आ जाएगा. जीडीपी जैसे ही जी अल्फा यूनिट के साथ आया, बीटा गामा आगे भी
बाइंड कर लेंगे और इस तरह से ये हम कहेंगे कि इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो सिंपल वे में यदि हमको वही पूछा है तो हमारा आंसर आना चाहिए जीटीपी हाइड्रोलिसिस टू जीडीपी बाय जीटी पेस एक्टिविटी। जीस अल्फा सब यूनिट स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं एक एक्टिव फॉर्म में रहेगी और सॉरी यस और जी अल्फा हम इनएक्टिव फॉर्म में यदि हम बात कर रहे हैं तो ये कैसे होगा? एक्टिव है यानी आपका जीटीपी रहेगा, इनएक्टिव है तो जीडीपी रहेगा, isn't it? अब जीडीपी से जीटीपी बनना है यानी एक्टिव करना है तो यहां पर आता है कि जेफ इज गोइंग टू बी देयर, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, जो कि जीडीपी को रिलीज करता है, राइट? जीडीपी को रिलीज कर देता है और जीटीपी अंदर आ जाएगा, जीटीपी बाइंड कराएगा, isn't it? अब यहाँ पर ये जीटीपी लग जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा स्टूडेंट्स, राइट? देयर विल बी हाइड्रोलिसिस इन दिस केस और पीआई विल बी रिलीज्ड यहाँ पर, यस, और यहाँ पर रोल प्ले करता है गैप, दैट इज जीटीपेज एक्टिविटी। तो वही यहाँ पर दिया जीटीपी हाइड्रोलिसिस टू जीडीपी बाय intrinsic GTPase activity. So your correct answer is option number B for the question. Next question is the transcriptional regulator that determine the segmental identity in Drosophila possess which conserved DNA binding motif? अब ये भी एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, यदि आपने नहीं भी पढ़ा है और ड्रोसोफिला हमने एक ओवरऑल देखा हुआ है तो हमको पता होना चाहिए कि ड्रोसोफिला में सेगमेंटल आइडेंटिटी के लिए कौन सा रेगुलेटर, कौन सा ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर यूज होता है। SH2 डोमेन बिल्कुल नहीं, जिंगर फिंगर डोमेन, पैस डोमेन या फिर होम्योबॉक्स डोमेन। देखो जिंगर फिंगर डोमेन तो जिंक को यूज करता है जनरली, जिंक आयन को, यस, जो कि डीएनए के साथ में बाइंड करेंगे और प्रोटीन इंटरेक्शन करवाता है। पैस डोमेन सेंसर डोमेन का काम करता है। SH2 डोमेन अगेन इंटरेक्शन करवाएगा। तो बचता है कौन सा? बचता है होम्योबॉक्स डोमेन, राइट? सेगमेंटल आइडेंटिटी के लिए जीन्स होता है दैट इज कॉल्ड एज अ हॉक्स जीन विच इज फ्रॉम विच हॉक्स प्रोटीन्स आर देयर, isn't it? तो जो मेन सेगमेंटल आइडेंटिटी जो होती है यहाँ पर, इट इज थ्रू दिस होम्योबॉक्स डोमेन जिसको हम हॉक्स जीन्स भी बोलते हैं, राइट? होम्योबॉक्स एक तरह का हेलिक्स 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 टर्न हेलिक्स स्ट्रक्चरल मोटिव होता है स्टूडेंट्स, जो कि डीएनए सीक्वेंस के साथ में बाइंड कर लेता है, राइट? रिकॉग्निशन करवाता है, डीएनए रिकॉग्निशन फॉर द बॉडी एक्सेस एज वेल एज सेगमेंट्स स्पेसिफिकेशन। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आना चाहिए? करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस क्वेश्चन। इफ यू रिमेंबर होम्योबॉक्स, चलो एक और बात अब यहाँ तक पहुंचे तो होम्योबॉक्स डोमेन की यदि हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो स्पेसिफिकली जो दो तरह के हम जीन्स यहाँ पर देखते हैं, isn't it? One is, दो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एंटीनापेडिया कॉम्प्लेक्स और बायोथोरैक्स कॉम्प्लेक्स, बोथ आर अंडर दिस होम्योबॉक्स ओनली, है ना? तो एंटीनापेडिया कॉम्प्लेक्स में हमको अलग अलग जो दिख रहा है, इट इज लेबियल, डिफॉर्म, isn't it? सेक्स कॉम रेड्यूस्ड, एंटीनापेडिया। तो इनका रोल क्या होता है? यदि हम बात करें लेबियल की स्टूडेंट्स, राइट, या फिर सीधा सीधा एंटीनापेडिया जो मेन है उसी से शुरू कर दे यदि, तो एंटीनापेडिया क्या करता है स्टूडेंट्स? सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट्स को फॉर्मेशन को डायरेक्ट करवाता है, यस, यू कैन सी दैट। उसके बाद में सेक्स कॉम रेड्यूस जो है ये कंट्रोल करता है आइडेंटिटी ऑफ व्हाट? फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट, राइट? डिफॉर्म जो है मैक्सिलरी और मैंडिब्यूल्स हेड सेगमेंट्स की आइडेंटिटी को स्पेसिफाई करने का काम करता है। लेबियल स्टूडेंट जनरली स्पेसिफाई करता है आइडेंटिटी ऑफ हेड,
एंड लेबियल सीक्वेंस। यस, इस तरह से ये काम करते हैं। प्रोबोसिपीडिया भी होता है स्टूडेंट, जनरली ये अडल्ट फॉर्म में, अडल्ट में उसके हेड में रहने वाला है, राइट। अब बायोथोरेक्स कॉम्प्लेक्स में भी हम एब्डोमिनल ए, एब्डोमिनल बी और अल्ट्रा बायोथोरेक्स देखते हैं। अल्ट्रा बायोथोरेक्स स्पेसिफिकली आइडेंटिटी करवाता है थर्ड थोरैसिक सेगमेंट और फर्स्ट एब्डोमिनल। जनरली हम थर्ड से उसको बात कर देते हैं, isn't it? फिर आता है एब्डोमिन ए एंड एब्डोमिनल बी। तो ए स्पेसिफाई करता है स्टूडेंट्स A2 से A7 तक एब्डोमिनल सेगमेंट्स, और बी स्पेसिफाई करता है, कंट्रोल करता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल और जेनाइटल सेगमेंट्स, यानी 9-10 यानी A5 से लेके आगे के 9-10 तक पूरे, isn't it? तो इस तरह से ये जो है हमारा होम्योबॉक्स जीन्स की हम बात कर सकते हैं, डोमेन की बात कर सकते हैं, जो सेगमेंटल आइडेंटिटी में काम करवाता है। The next question. The Spearman mangold organizer exerts its embryonic influence in amphibian primarily through. ऑर्गेनाइजर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यदि आपने देखा होगा, याद है आप लोगों को, तो ऑर्गेनाइजर इज प्रेजेंट जनरली कहां पर होता है? इट इज नियर द डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपियर, डीबीएल, है ना। ये डॉर्सल साइड है यहाँ पर। देखो ये ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल यहाँ पर रहेगा, isn't it? ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल के साथ में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, लाइक कॉर्डिन, नॉगिन, फॉलिस्टेटिन, राइट। ये ऑर्गेनाइजर के डॉर्सल साइड में रहते हैं। अब ये प्रोटीन्स जो है, इनका मेन काम क्या होता है? ये इनिबिट करते हैं किसको? BMP4 को, राइट। BMP को यहाँ पर डॉर्सल साइड में उसको एक्टिवेट होने ही नहीं देते हैं, और इसीलिए ये साइड क्या बन जाता है? वो बन जाता है डॉर्सल एंडोडर्म, जहां पर BMP नहीं रहता है, राइट। डॉर्सल एंडोडर्म, मीजोडर्म, isn't it? न्यूरल एक्टोडर्म, ये सारा बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट देयर, और जो BMP को यहाँ पर आने नहीं देती है, इनिबिट करके रखती है। वेंट्रल साइड में BMP4 रहता है, इसीलिए ये प्रोटीन्स वहां पर नहीं रहेगी। तो यहां पर क्या बन जाता है? यहां पर बन जाता है एपिडर्मिस, isn't it? तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्टोडर्म होता है स्टूडेंट्स, एक्टोडर्म का दो फेट होता है। एक फेट होता है इंड्यूस्ड फेट, और दूसरा होता है डिफॉल्ट फेट। डिफॉल्ट फेट से ये बना देता है न्यूरल एक्टोडर्म, और इंड्यूस्ड फेट यदि है, यानी प्रॉपरली काम करेगा, तो BMP की हेल्प से ये क्या बना देगा? एपिडर्मिस। आई थिंक दिस इज क्लियर। डॉर्सल साइड में स्टूडेंट्स BMP को इनिबिट करता है कॉर्डिन, नॉगिन, कोलिस्टेटिन, राइट। और डॉर्सल साइड में WNT को भी इनिबिट किया जाता है, यहाँ पर नहीं दिया है बट आपको ध्यान में रखना है। डिकॉफ सेरेब्रस ये इनिबिट करता है WNT को, और इस तरह से यहाँ पर ब्रेन, हार्ट, ये सारा फॉर्म होता है। सॉरी, नॉट हार्ट, हेड, वेरी सॉरी, ब्रेन, हेड, ये सारा फॉर्म, isn't it? सो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए फिर यहाँ पर? कहा गया क्वेश्चन? यस, establishment of anterior posterior induction of dorsal mesoderm and neural ectoderm via signaling inhibition. Yes, inhibit करता है ना, BMP को inhibit किया जाता है. So this is option B will be the correct answer for this question. I hope this is clear. अब जो ऑर्गेनाइजर है स्टूडेंट्स, राइट, स्पीमैन मैंगोल्ड ऑर्गेनाइजर जो है, इसका भी हम लोग एक बार रोल देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या एबिलिटीज होती है, या फिर ये क्या क्या काम कर लेता है। तो यू कैन गो दैट, यू कैन से दैट ऑर्गेनाइजर हैज एबिलिटी, yes, to self differentiate into what? कहां पर जाएगा वो? डॉर्सल मीजोडर्म, isn't it? साथ साथ में इसको एबिलिटी होती है टू डॉर्सलाइज सराउंडिंग मेसोडर्म
into paraxial mesoderm, right? फिर स्टूडेंट्स it also responsible to initiate gastrulation, है ना? gastrulation मूवमेंट को स्टार्ट करवाएगा और साथ साथ में it has an ability to dorsalize, जो भी क्वेश्चन दिया था, dorsalize the ectoderm and induce करना क्या, न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजर का रोल होता है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है द क्लैवेटा एंड वुशल सिग्नलिंग पाथवे हैज इवॉल्व्ड एज अ सेंट्रल रेगुलेटरी पाथवे दैट। क्लैवेटा वुशल वाला सभी को याद है? देखो स्टूडेंट्स, जनरली यदि हम बात करेंगे यहाँ पर, तो वुशल का मेन रोल होता है कि मेरिस्टेम सेल्स को अनडिफरेंशिएटेड कंडीशन में रखना, और क्लैवेटा उसी का उल्टा काम करता है, ये लिमिट करता है नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन, सॉरी, नंबर ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेम सेल्स। ठीक है, यदि क्लैवेटा में म्यूटेशन आ जाता है किसी तरह से, तो मेरिस्टेम की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी, राइट? उसी तरह से यदि वुशल में इनहिबिशन होता है तो देयर विल बी नो स्टेम सेल पॉपुलेशन, बढ़ेगी नहीं स्टेम सेल पॉपुलेशन, ने सेल डिवीजन नहीं होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन होगा। गॉट इट? तो ये सिग्नलिंग देखो, आपको क्या, हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर सिग्नलिंग में, बहुत ही सिंपल है। दोनों का काम मैंने बताया, दोनों एक तरह का एंटागोनिस्ट का काम करते हैं, लेकिन वुशल है ना, क्लैवेटा को CLB3 को एक्टिवेट भी करता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, वुशल CLB3 को क्या कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन को प्रमोट कर रहा है। CLB3 जब एक्टिवेट होता है तो जाके वो अपना रेसेप्टर को जाके बाइंड कर लेगा स्टूडेंट्स, राइट? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन होता है ये दोनों रेसेप्टर, देखो क्लैवेटा 1, क्लैवेटा 2 और क्लैवेटा 3, ऐसे 3 जीन्स होते हैं। 2 और 3, सॉरी 1 और 2 जो है दोनों रेसेप्टर का काम करते हैं। ठीक है, तो ये CLB3 आके रेसेप्टर पे बाइंड करेगा with the help of ATP, we can say यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, राइट? CLB1 को फॉस्फोराइलेशन होगा एंड देयर विल बी अ डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, राइट? तो कौन से डाउनस्ट्रीम जो आपका अफेक्टर मॉलिक्यूल है ये एक्टिवेट हो गए, लाइक योर कैप। यस, ये काइनेज एसोसिएटेड प्रोटीन फॉस्फेटेज होता है, और दूसरा होता है ROP, दैट इज रो GTPase। तो कैप एक तरह से रेगुलेटर, नेगेटिव रेगुलेटर है CLB1 का। ठीक है, तो अब ये CLB1 फॉस्फोराइलेट हो गया और यहां पर आगे क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो इस तरह से ये, और आप देख सकते हो मैप के यदि है, इट इज देयर, इट विल इनहिबिट वुशल, लेकिन वुशल यदि एक्टिव हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, CLB3 को एक्टिवेट कर रहा है, और CLB3 गोल घूम के क्या कर रहा है, वो वुशल को इनहिबिट करवा रहा है, लेकिन फिर भी वुशल CLB3 को एक्टिवेट करेगा। ये क्यों होता है स्टूडेंट्स? ये दोनों ऐसा हेल्प कर रहा, एक उसको एक्टिवेट कर रहा, वो दूसरा उसको क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, बट अगेन इट इज एक्टिवेटिंग द सेम थिंग। इसके कारण यहाँ पर बैलेंस होता है, राइट? सेल डिविजन का बैलेंस बनता है कि डिफरेंशिएशन, नॉन डिफरेंशिएशन, ये दोनों का यहाँ पर बैलेंस हो जाता है कि कभी एनलार्ज करना है मेरिस्टेम को, कभी मेरिस्टेम की साइज डिक्रीज करना है, तो अकॉर्डिंगली क्लैवेटा और वुशल का काम किया जाता है यहाँ पर। इज दिस मच क्लियर ऑल ऑफ यू? तो आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पर, यदि हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वुशल का मेन काम क्या होता है, वुशल स्टूडेंट्स स्टेम सेल पॉपुलेशन मेंटेन करके रखता है।
ठीक है। क्लैवेटा जो है CLV हम बोलेंगे इसको, ये एक तरह से नेगेटिव फीडबैक करवाएगा ऑन व्हाट, बुशेल के एक्सप्रेशन पे, isn't it? बट इतना होने के बाद भी वी नो दैट बुशेल इट एक्टिवेट CLV3, isn't it? और ये CLV3 अपने रिसेप्टर CLV1 या फिर CLV2 के साथ में बाइंड होगा और ये क्या करते हैं, ये बुशेल को इनिबिट करते हैं। लेकिन ये क्यों करना है ये इस तरह से, जैसे कि मैंने कहा दे विल मेक द बैलेंस रेट जो है उसका प्रॉपर रखना चाहेंगे सेल डिवीजन, isn't it? तो ये है मेरा बुशेल क्लैवेटा सिग्नलिंग। तो आंसर क्या आना चाहिए, इट मेंटेन्स द एडेक्शियल आइडेंटिटी इन डेवलपिंग लीफ प्रिमोर्डिया, कोऑर्डिनेट स्टेम सेल प्रोलिफरेशन विद डिफरेंशिएशन इन सैम, मेंटेन्स डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, या फिर कोऑर्डिनेट्स द सेकेंडरी ग्रोथ। करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, दे विल coordinate the stem cell proliferation with differentiation in SAM. Yes or no? So your correct answer is option number B for the question. Next one. बहुत ही सिंपल है। फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज। कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं बेटा फोटो रेस्पिरेशन में, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, CPM है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में एक ही रिएक्शन होती है, सेरीन आपका टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन सेरीन में कन्वर्ट होता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं जहां पर CO2 रिलीज हो रहा है, जो लॉस होते हैं हम बोलेंगे कि CO2 का जो लॉस हो रहा है वो यहीं पर होता है विच इज देयर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो CPM हमको ध्यान में रखना है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, CPM, ओके। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म पे हमको नहीं जाना है, क्या था वो, इट इज क्लोरोप्लास्ट नॉट साइटोप्लाज्म। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, देखो फोटो रेस्पिरेशन से भी डिटेल में भी काफी क्वेश्चन पूछते हैं यदि हम CSIR की बात करें, राइट। बट अदर देन दैट ऑल्सो दूसरी सारी एग्जाम्स में भी फोटो रेस्पिरेशन, कैल्विन साइकिल, C4, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोगों ने वो कर लेना चाहिए। नाउ chemiosmotic coupling theory was first proposed by, अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसने प्रपोज किया था सबसे पहले, इट वॉज प्रपोज बाय पीटर मिशेल 1961 में, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हम बात करते हैं जिससे ATP का फॉर्मेशन होता है, राइट, बस वही चीज यहाँ पर उन्होंने समझाई थी। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, which of the following functions are attributed in different secondary metabolites in plants? Okay, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात हो रही है, पहला ऑप्शन है प्लांट डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स एंड पैथोजन, ये तो सही है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, यस, ये हर्बीवोरीज और पैथोजन के अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म बताते हैं, हमने देखा है हर्बीवोर्स में, एंटी हर्बीवोरीज में भी कैन से ग्लाइकोसाइड्स हो गए, इजंट इट, कुछ टॉक्सिक एल्केलॉइड्स होते हैं लाइक निकोटीन हो गया, देन टर्पेनॉइड्स है, कुछ टैनिन्स है, ये सारे क्या है, इन सभी के पास में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज डेफिनेटली है, एंटी हर्बरीवरी का भी काम करते हैं, तो ये तो सही है। एज एन एजेंट ऑफ प्लांट प्लांट कॉम्पिटिशन, दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू। एलिलोपैथिक एजेंट भी होते हैं ना कुछ, एलिलोपैथिक का तो वो क्या करेगा, सॉइल से कुछ केमिकल रिलीज करेगा जिससे आसपास में दूसरे प्लांट जो कि कॉम्पिटिशन दे सकते हैं, दे विल नॉट ग्रो, राइट। तो ये भी सही है। सी में बोला है टू अट्रैक्ट द एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन, यस, फ्लेविनॉइड्स है स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स, विजुअल क्यूज वगैरह देंगे फॉर द पॉलिनेटर्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, राइट। द नेक्स्ट वन, the red bone marrow cells are the cells derived from mesenchyme, are called as immunoglobulin, erythrocytes, hemopoietic stem cells या फिर thromocytes. Definitely it is red bone marrow cells बोला है, ये ना सारे cells वहां के, they are called as hemopoietic stem cells.
है ना, इरिथ्रोसाइट्स स्पेसिफिकली आरबीसी की बात हो गया, थ्रोम्बोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स हो गए, isn't it? Immunoglobulins definitely they are the antibodies, so we will not consider it. यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. Which of this is a disease of myelin sheath? Now this is again simple. पोलियो, लेप्रेसी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर अल्जाइमर. पोलियो तो स्टूडेंट्स पोलियो वायरस से होता है, एम आई राइट, वायरल डिजीज है, जहां पर क्या होता है, ग्रे मैटर और मोटर न्यूरॉन्स को अटैक किया जाता है. यहाँ माइलिन शीट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है. लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रिकॉस करता है स्टूडेंट्स, जो कि स्किन पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करेगा, नॉट द माइलिन शीट. अल्जाइमर एक तरह का न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है स्टूडेंट्स, है ना, जो कि ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, सिनेप्स खराब कराएगा. बच क्या रहा है यहाँ पर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस. तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है स्टूडेंट्स, जहां पर इम्यून सिस्टम गलती से अटैक करता है माइलिन शीट पे, राइट, जो कि हम कहेंगे कि यदि हम ब्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इस तरह से ये सिग्नल्स को डिस्टर्ब करेगा बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस. थोड़ा सा डिजीज के बारे में देख लेते हैं. जैसे कि मैंने कहा, एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है. इन्फ्लेमेशन देखा जाता है यहाँ पर, डीमाइलिनेशन, राइट, न्यूरोनल लॉस, ग्लियोसिस. ये कंडीशन स्टूडेंट्स अगेन जैसे कि जो सिम्टम्स देता है, विजन इंपरमेंट, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, फोकल वीकनेस, ब्लैडर एंड बॉवेल डिसफंक्शन, ये सारे इसके हम बोल सकते हैं सिम्टम्स है, राइट. मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अगेन हम कहेंगे कि एक ही सिंगल वे में नहीं चलता है, अलग अलग इसके भी स्टेजेस होते हैं, रिलैप्सिंग, रिमिटिंग, प्राइमरी प्रोग्रेसिव, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ता है. ठीक है. जनरली यंग अडल्ट में 20 से 40 की एज में ज्यादातर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसके सिम्टम्स आने लगते हैं. मेन और वुमेन का कंसिडर करेंगे तो वुमेन ज्यादा प्रोन है ये डिजीज के लिए एज कंपेयर टू मैन. ठीक है. अब ये ऑटोइम्यून डिजीज कैसे है, तो यहाँ पर हमारी बॉडी में जो TH सेल्स है, यस, TH1, TH17 सेल्स, दे एक्टिवेट, यस, एक एंटीजन रहेगा जो इनको एक्टिवेट कर देता है, यस, जिसके कारण हम कहेंगे कि ये TH, अगेन दे आर द TH सेल्स, isn't it? तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेस होने लगते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देंगे, राइट, और इस तरह से वी कैन से क्रॉस रिएक्टिविटी होंगे, एंड इन दैट केस इट बिकम्स एन ऑटो इम्यून डिजीज है. इसको बहुत बार व्हाइट मैटर से रिलेटेड डिजीज भी इसीलिए बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि माइलिन शीट को अटैक करता है, और जो व्हाइट मैटर का कलर है, व्हाइट शाइनी सिल्वरी जैसा, ये उसको माइलिन के कलर से ही मिलता है, isn't it? So we also call it a white matter damage disease there. Now moving for the next question. अच्छा, यहाँ पर ये मैंने एक और टेबल्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. दीज आर द डिफरेंट ऑटो इम्यून डिजीजेस, है ना. ऑर्गन स्पेसिफिक होती है, तो ऑर्गन स्पेसिफिक ये सारी डिजीज है. अब देखो, सारी ऑटो इम्यून डिजीज है और किसको अफेक्ट करती है, हियर इट इज गिवन, isn't it? ऑटो एंटीबॉडीज बना रहा है, यस, TH1 सेल्स और ऑटो एंटीबॉडीज. ना दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो. एक तरह की होती है ऑर्गन स्पेसिफिक और दूसरी होती है सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज. तो उसमें आप देख सकते हो मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपको दिख रहा है, ब्रेन या फिर व्हाइट मैटर, यहाँ पर TH1 और TC सेल्स और ऑटो एंटीबॉडीज, दे आर रिलेटेड टू दैट. तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना स्टूडेंट्स, दिस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. यहाँ से आगे में भी और क्वेश्चन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. The bacterial recombination process of moving a piece of chromosomal DNA from one cell to another is called. Chromosomal DNA को मूव करना एक सेल से दूसरे सेल तक. ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है, ट्रांसक्रिप्शन है या फिर ट्रांसलेशन है. क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, जहां पर बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो रहा है,
So it is definitely, it is going to be what? Transduction की transformation क्या होना चाहिए? It is transduction only, है ना? Transformation में भी होता है, we can say, but from one cell to another की बात कर रहा है, तो you can also go with that, but yes, more properly आप देखोगे तो ट्रांसडक्शन जो कि बैक्टीरियोफाज के थ्रू होता है स्टूडेंट्स, तो ट्रांसडक्शन में क्या हो रहा है? जीन ट्रांसफर हो रहा है। नॉर्टन जिंडर ने इसको डिस्कवर किया था और इसके साथ साथ में जोशुआ लीडरबर्ग भी थे स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमको पता है कि कुछ बैक्टीरियोफाज होते हैं, कुछ फाजेस होते हैं जो कि बैक्टीरियल जीन्स को उठा के उसको दूसरे बैक्टीरियल सेल पे ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसी को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। दो तरह के ट्रांसडक्शन देखने को मिलते हैं, एक जनरलाइज्ड होता है और एक स्पेशलाइज्ड होता है। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में जो फाजेस होते हैं वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट के जीन्स को कैरी करेगा, ठीक है, जबकि स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग फाजेस स्पेसिफिक पार्ट्स को ही लेकर आएगा, राइट? अब ये कैसे होता है? जनरलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग फाज, जैसे कि हमने कहा, वो एनी बैक्टीरियल जीन को ट्रांसफर करेगा, राइट? बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे तो P22 फाज जो है इन एस टाइफीम्यूरियम और P1 फाज ई कोलाई, ये जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन बताता है, जबकि स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग फाज स्पेसिफिकली होता है बैक्टीरियोफाज लैम्ब्डा। अब हम स्पेशलाइज्ड क्यों बोल रहे हैं कि ये स्पेसिफिक जीन को ही क्यों उठाएगा? क्योंकि जो लैम्ब्डा होता है स्टूडेंट्स, राइट, इसके पास में गैलेक्टोस और बायोटीन यही जीन्स होते हैं, राइट? सो जो इंसर्शन साइड भी जो होती है वो इन दोनों के बीच में होती है, गैलेक्टोस और बायोटीन जीन के बीच में, ठीक है? तो जब भी ट्रांसडक्शन होगा ना, वहां से हमने देखा था कि क्रॉस होगा, निक होता है, राइट? तो जब भी ट्रांसडक्शन होगा तो ये दोनों में से ही कोई एक जीन जाएगा, क्योंकि वही वहीं पे पास में होता है। तो हमको पता है कि इसी को इसीलिए हम बोलेंगे स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, सो द क्वेश्चंस आर डन। मुझे लगा और है कुछ क्वेश्चंस, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगली क्लास हम जल्दी से वापस से आपके पास एक और क्लास आएगी जहां पर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। अगेन मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को बोलना चाहूंगी, दीज आर द मिक्स क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस सेट एग्जाम्स जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र सेट देख लो, आप के सेट देखो, आप जी सेट गुजरात सेट है आपका, सीजी सेट है, यस देयर आर राजस्थान सेट है, इन सभी जगह से हम लोग एमपी सेट है, इन सभी जगह से हम लोग मैं आपके लिए क्वेश्चंस ला रही हूँ एंड वी आर प्रैक्टिसिंग। तो आप कोई भी सेट का एग्जाम दे रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको मिस नहीं करोगे स्टूडेंट्स, एवरीवन। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, राइट, सो दैट ऑल अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको भी प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे, राइट? कुछ डाउट हो, कुछ डिफिकल्टी हो, कुछ सजेशन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, राइट? आई होप द सेशन वाज यूजफुल, इज गोइंग टू बी यूजफुल, जस्ट डू लाइक इट, है ना? And see you soon. Till then, all of you, bye bye. Take care and keep learning.